Hello and good morning to all. This is our first video and we have started daily PIBU. Me and my team have started this channel. Okay, so our first news is Samarth scheme for capacity building in textile. This is launched by Ministry of Textiles and which had implemented the umbrella skilling scheme of integrated skill development scheme and which was during 2010 and for till 2018 for skill development and capacity building of workers across textile value chain. ठीक है, दिस इज़ टू कंटिन्यू द revamp the skilling scheme of Samarth which was launched in 2017. ओके, सो जो समर्थ है वो क्या करेगा कि जो डिमांड ड्रिवन है, प्लेसमेंट ओरिएंटेड नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है और कंप्लाइंट स्किलिंग प्रोग्राम है, इन सबको सप्लीमेंट कर सके. ठीक है, और साथ ही साथ ये ऑर्गेनाइज टेक्सटाइल और रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं उसमें जॉब क्रिएट कर सके, कवरिंग द एंटायर वैल्यू चेन ऑफ टेक्सटाइल्स. एंड ध्यान देने वाली बात ये कि स्पिनिंग और वेविंग को ये एक्सक्लूड कर रहा है. वाई? बिकॉज दिस इज़ ऑलरेडी कवर्ड इन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. ठीक है, और समर्थ स्कीम जो है वो मार्च 2024 तक एक्सटेंड करेगा और इसको लॉन्च कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स कुछ और स्कीम्स को भी लॉन्च कर रही है जैसे कि PLI, PM मित्र, अमेंडेड टेक्नोलॉजी ऑफ अपग्रेडेशन स्कीम, सिल्क समग्र, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड वुल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स. ठीक है, ओके, बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ जो कि है गवर्नमेंट taking steps to encourage long-term growth of Indian steel industry. So this policy is basically to support the steel producers and जो कि एम कर रही है कि जो टोटल क्रूड स्टील प्रोडक्शन है उसको 255 मिलियन टन तक पहुंचा दे और जो ताकि जो डिमांड है हमारी उसकी एक्सपेक्टेशन है अराउंड 230 मिलियन टन, जो कि ईयर क्या है 2030 से 2031 तक, मतलब टिल 2030-31. ठीक है, दिस इज़ फॉर द टोटल आत्मनिर्भर भारत फॉर द स्टील स्क्रैप सेक्टर. और इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो है वो स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी को भी नोटिफाई कर रही है. ठीक है, एंड दिस पॉलिसी प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू फैसिलिटेट एंड प्रमोट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेटल स्क्रैपिंग सेंटर्स इन इंडिया फॉर साइंटिफिक प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ फेरस स्क्रैप जनरेटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट. ओके, and also this policy provides standard guidelines for setting up dismantling centers as well as scrap processing centers which are in the role of aggregators and responsibilities of government, manufacturer and owner. Okay, और एज़ पर द स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी जो गवर्नमेंट का रोल है एज अ फैसिलिटेटर, ताकि गवर्नमेंट जो है वो एक जो इकोसिस्टम को मेंटेन कर सके और साथ ही साथ जो एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स हैं वो भी कंट्री में स्क्रैप सेंटर्स को एस्टेब्लिश करने में हेल्प कर सके. ठीक है, मतलब जो ये डिसीज़न लिया गया है स्क्रैप सेंटर्स को बनाने का वो बेसिकली कॉमर्शियल कंसिडरेशंस को ध्यान में रख के बनाया गया है. ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड. So let us move to the third news and that is तो जो हमारी तीसरी न्यूज़ है वो है 851 स्टेशन 1 प्रोडक्ट आउटलेट्स आर ऑपरेशनल एट 782 स्टेशंस. सो OSOP यानी कि 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट जो स्कीम है वो बेसिकली वोकल फॉर लोकल और जो मिशन है गवर्नमेंट का उसको प्रमोट करने के लिए है. और अभी लगभग 850 जो OSOP के जो मतलब सेंटर्स हैं उसमें से अराउंड 782 जो स्टेशंस हैं उनको इंडियन रेलवेज़ कवर कर रही है 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के माध्यम से. ठीक है, तो बेसिकली ये जो स्कीम है वो वोकल फॉर लोकल को जो गवर्नमेंट का विज़न है उसको प्रमोट करने के लिए है. और आपको मैं बता दूं कि ये जो OSOP जो प्रोग्राम है इसको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ लॉन्च कर रही है. ठीक है, कुछ और भी फीचर्स हैं इसके जो कि ये हैं कि जो रेलवेज़ जो हैं वो स्टैंडर्ड डिज़ाइन आउटलेट्स बनाएगी ताकि जो स्टॉल्स हैं, ट्रॉलीज़ हैं रेलवे स्टेशंस पे, ताकि वो उस पर्टिकुलर एरिया की जो स्थानीय लोग हैं वहाँ की जो प्रॉपर्टी स्पेशलिटी है उसको प्रमोट कर सके. और साथ ही साथ
जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है इंडिजिनस या जोग्राफिकल इंडिकेशंस के द्वारा उसको वो प्रमोट कर सके, जिसमें कि वहाँ की आर्ट्स हो जाएंगी, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल्स, हैंडलूम्स और टॉयज़ हो गई, लेदर प्रोडक्ट, ट्रेडिशनल अप्लियंसेस, जो भी वहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं उसको वो प्रमोट कर सकें। ठीक है। और साथ ही साथ जो इसमें बॉटम पे जो लोग हैं, जो लो वेजेस अर्नर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, वीकर सेक्शंस के लोग हैं, या फिर जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको एनकरेज कर सके। ठीक है। और ये लगभग 15 दिन से लेकर के 3 मंथ के लिए अलॉट किया जाएगा, और जिसकी बहुत ही नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी। ठीक है। अलॉटमेंट जो होगा वो सारे एप्लीकेंट्स के लिए किया जाएगा जो इस स्कीम को रोटेशन बेसिस पे इसके ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल कर सकें। So hope you understand this third news. So let us move ahead towards our next news. So next news is focus on 100 million ton coal gasification by 2030. So 2030 तक का ये टारगेट है, और गवर्नमेंट had launched national coal gasification mission to achieve coal gasification and liquefaction of 100 million ton of coal by 2030. Okay, in line with mission document, Coal India Limited has signed memorandum of understanding with BHEL, GAIL and IOCL to take up coal gasification project in the country. आप इसको हाईलाइट कर लेंगे अपने नोट्स वगैरह में, जहाँ आप मेंशन करते हैं कि ये किस जो अंडरस्टैंडिंग है, MOUs है, वो किसके साथ साइन हो रहा है। ठीक है। ये बेसिकली है कि ये कोल गैसिफिकेशन को उसके जो ऑर्डर है उसको प्रमोट कर सके, एंड दिस इज़ लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोल। और ये जो इसकी पॉलिसी है उसका ये प्रोविज़न है कि जो 50% रेवेन्यू आ रहा है, तो ये जो है वो जो 50% रेवेन्यू आ रहा है उसमें रिबेट करने की, उसको कम करने की, उसको वापस करने की बात की जा रही है, ताकि जो भी हमारा जो फ्यूचर कॉमर्शियल कोल है उस ऑक्शन के टाइम जिससे हम कोल ले रहे हैं उनको 50% जो रेवेन्यू है उसको वापस करने की बात की जा रही है। एंड coal used in gasification purpose, provide the coal quantity used for gasification is at least 10% of the total coal production. ठीक है। And further, separate auction window under NRS sector has been created for making coal available for new coal gasification plants. ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है। अगली जो न्यूज़ है हमारी वो है माइनिंग सर्विलांस सिस्टम। माइनिंग सर्विलांस सिस्टम हैज़ बीन सक्सेसफुल इन चेकिंग इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ अराउंड माइनिंग लीजेस। Okay, so this system was developed to assist the state government to detect and curb illegal mining activities. State government ने इसको लॉन्च करा है, स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करने के लिए, सॉरी, ताकि ये जो इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ को रोका जा सके। एंड ऑल्सो दिस सिस्टम चेक्स ए रीजन ऑफ 500 मीटर्स अराउंड द एग्जिस्टिंग माइनिंग लीज बाउंड्री यूजिंग सैटेलिटिक इमेजनरी टू सर्च फॉर एनी अनयूजेबल एक्टिविटी विच इज़ लाइकली टू बी इलीगल माइनिंग, and a discrepancy found is flagged off as a trigger. Triggered thus generated are forwarded to respective state government for verification through field visit. अगर कोई ऐसी एक्टिविटी पाई जाती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजी जाएगी, ताकि वो उसको स्टेट गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वो उसको विज़िट करके वेरीफाई कर सके। ठीक है। एक यूज़र फ्रेंडली मोबाइल ऐप है MSS, उसको भी डेवलप किया जा रहा है सिटीजन्स के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ताकि वो एक्सेस कर सके और एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सके। और इसमें जो सेक्शन 23C है माइनिंग एंड मिनरल्स का, जो कि 1957 का एक एक्ट है, इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, ये किसी भी इलीगल माइनिंग के खिलाफ अगर कोई एक्शन लिया जा रहा है तो ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। ठीक है। सो लेट अस मूव अहेड टुवर्ड द नेक्स्ट न्यूज़ एंड दैट इज मेजर्स इन प्लेसेस टू कर्ब इलीगल माइनिंग। ये दोनों काफ़ी सिमिलर ही थे। तो इलीगल माइनिंग ऑफ कोल इज़ रिपोर्टेड टू बी कैरिड आउट मेनली फ्रॉम अबंडेंट माइंस, शैलो coal seams situated at remote and isolated places. It is a law and order problem which is a state subject. Okay, law and order is a state
subject, hence primarily falls under the domain of state district administration to take necessary deterrent actions to stop curb illegal mining of coal। पिछली वाली न्यूज़ में हमने देखा था कि ये 23 सेक्शन 23C के तहत ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि इलीगल माइनिंग ऑफ कोल को चेक करने के लिए। पहला, कंक्रीट वॉल्स का निर्माण किया जाएगा ताकि वो ओपनिंग के पास कंक्रीट वॉल्स बनाई जाएंगी। ठीक है, सरप्राइज रेट चेक किया जाएगा। ठीक है, जो कि सिक्योरिटी पर्सनल के द्वारा और जो लॉ एंड ऑर्डर की जो अथॉरिटीज़ हैं उस पर्टिकुलर स्टेट की जहाँ पे वो माइनिंग एरिया है वहाँ की, वो लोग सरप्राइज रेट या चेक करेंगे। उसके बाद क्या है, जो डंपिंग ऑफ द ओवरबर्डन इज़ बीइंग डन ऑन द आउटक्रॉप जोन्स, जो डंपिंग वगैरह है वो बाहर किया जाएगा। और साथ ही साथ चेक पोस्ट को भी बनाया जाएगा। जो भी वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, जो कि सेंसिटिव एरियाज़ हैं, वहाँ पे वल्नरेबल एरियाज़ के पास चेक पोस्ट को बनाया जाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी CISF पर्सनल, refresher training and basic training of new circuits in security discipline for strengthening the security setup। security setup के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। और मेंटेनिंग क्लोज लियाजन विद द स्टेट अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना होगा ताकि वो रेगुलर चेक्स को दोनों कोऑपरेट कर सके, मेंटेन कर सके। ठीक है, जो कमेटी या टास्क फोर्स है जो कि डिफरेंट लेवल पे बनाई जाएगी, जैसे ब्लॉक लेवल, सब डिविजनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल। ठीक है, इन सब्सिडरीज ऑफ CIL टू मॉनिटर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इलीगल माइनिंग। आप मुझे CIL के फुल फॉर्म और इसका कोई फंक्शन आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड वन मोबाइल ऐप नेमली खनन प्रहरी। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि खनन प्रहरी, आपको ध्यान देना है ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं है बल्कि कोई ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा खनन प्रहरी लॉन्च किया जा रहा है। और साथ ही साथ एक वेब ऐप है कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम CMS। ठीक है, ये किस लिए है, ताकि वो अनऑथोराइज्ड कोल माइनिंग या एक्टिविटीज़ अगर कोई कहीं देख रहा है या उसको मॉनिटर करने के लिए तो वो उसको बता सकेगा, ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटीज़ हैं वो इस पे सूटेबल एक्शंस को ले सके। ओके, अगली जो न्यूज़ है वो है सेज पोर्टल एंड सेक्रेड पोर्टल। अब सेज पोर्टल क्या है? सेज पोर्टल वुड एनकरेज एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप्स टू एंटर द सिल्वर इकोनॉमी एंड देयर बाय प्रोमोट बिजनेस इनोवेशंस एज वेल एज प्रोवाइड अ वन स्टॉप एक्सेस ऑफ एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय क्रेडिबल स्टार्टअप्स। ठीक है, आप मुझे सिल्वर इकोनॉमी के बारे में आपको जो जानकारी होगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, जो सेज स्कीम है ये आइडेंटिफाई करेगी, इवेल्युएट करेगी, वेरीफाई करेगी और जो भी डिलीवर प्रोडक्ट्स हैं, सॉल्यूशंस या सर्विसेज हैं जो स्टेक होल्डर्स के पास डायरेक्टली जाते हैं वो उसको वेरीफाई वगैरह करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसमें ये फैसिलिटेटर का काम करेगी ताकि जो एक्सेस वगैरह है प्रोडक्ट का वो सही जगह पे जा रहा है कि नहीं वो उसको चेकआउट करेगी। ठीक है, दिस सिलेक्टेड स्टार्टअप्स या स्टार्टअप आइडियाज़ इज़ प्रोवाइडेड इक्विटी सपोर्ट ऑफ अप टू 1 करोड़ पर प्रोजेक्ट थ्रू IFCI while ensuring that the total government equity in the startup should not exceed 49%। इसको आपको ध्यान देना है कि ये 49% से एक्सीड ना करे। सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी सेक्रेड पोर्टल जो है ये तो सेज पोर्टल हो गया कि जो एंटरप्रेन्योर्स वगैरह को स्टार्टअप में सिल्वर इकोनॉमी को जो भी प्रमोट जो भी उनका बिजनेस वगैरह उसका वन स्टॉप एक्सेस बन सके। लेकिन जो सेक्रेड पोर्टल है ये किस लिए है? ये जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं ऑफ 60 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव, ठीक है, दे हैव टू रजिस्टर ऑन द डिजिग्नेटेड पोर्टल एंड टू फाइंड जॉब्स इन वर्क अपॉर्चुनिटीज़, thus bringing people together by virtual matching of preferences by providing the senior citizens a platform to connect with the private enterprises for certain positions। जो 60 years या उसके ऊपर के जो citizens हैं ये उनको उनके जो लाइक माइंडेड पीपल हैं वो एक accumulate हो सकें और वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अपने पोजीशन के हिसाब से अपने काम को पा सकें। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है वो है अक्रॉस स्कीम। ठीक है, तो अक्रॉस स्कीम जो है ये बेसिकली
जो है वो शॉर्ट फॉर्म है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज। ठीक है, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है सेंटर सेक्टर स्कीम की, जो कि क्या करता है कि जो भी हमारा MOES है, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का ही जो एटमॉस्फेरिक साइंस से जुड़ा हुआ जो स्कीम है, उसको ये बेसिकली प्रमोट करता है। ठीक है, द एंटायर गैमुट ऑफ वेदर क्लाइमेट प्रेडिक्शन इन्वॉल्व्स द ऑब्जर्वेशनल सिस्टम, एसिमुलेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग it the processes, research and development of dynamical models and providing the forecast services. Okay, and each of these aspects is incorporated as sub scheme under the umbrella scheme, which is an acronym of across, is implemented by 4 different institutions under MOES, namely Indian Meteorological Department, National Center for Medium Range Weather Forecasting System NCMRWF, and Indian Institute of Tropical Meteorology and IITM, and Indian National Center for Ocean, Indian of Information Science INCOIS, which implements a small part of the sub schemes. Okay, so next one is समुद्रयान प्रोजेक्ट। समुद्रयान जो प्रोजेक्ट है वो एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, जो कि जिसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने लॉन्च किया है। ठीक है, समुद्रयान भी एक डीप ओशन मिशन का ही एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, और इस समुद्रयान प्रोजेक्ट के तहत जो डीप ओशन मिशन है या मत्स्य 6000 मैन सबमर्सिबल डिज़ाइन हैज़ बिन कम्प्लीटेड सो फॉर। इसके तहत इस मत्स्य 6000 जो मैन्ड सबमर्सिबल डिज़ाइन है इसको कंप्लीट किया गया। ठीक है ना, और अंडर द मिशन डीप वाटर ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल, जिसको AUV बोलते हैं, ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल। ठीक है, नेमली ओशियन मिनरल एक्सप्लोरर OME 6000 हैज़ बीन डिप्लॉयड फॉर एक्सप्लोरेशन। इसको एक्सप्लोर करने के लिए जिसको डिप्लॉय किया गया उसका नाम आपको याद रखना है, OME 6000 हैज़ बीन डिप्लॉयड फॉर एक्सप्लोरेशन। ओके, इसमें जो शिप यूज़ होगी उसका नाम है सागर निधि, और ये कहाँ पे डिप्लॉय की जाएगी, पॉलीमेटालिक मैग्नीज नोड्यूल साइट। ठीक है, जिसकी डेप्थ होगी 5 to 7 मीटर इन द एलोकेटेड एरिया। ओके, सो ऑफ इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी एट सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं और शिप वगैरह भी ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूछ सकते हैं। Sorry, about 14 square meter has been surveyed with scientific payloads to generate high resolution seabed features to understand and evaluate the sources potential at exploration site। जो जिस साइट पे जिस सीबेड पे हमें एक्सप्लोर करना है वो एरिया लगभग कितना होगा, 14 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है डीप ओशियन मिशन। ठीक है, जो डीप ओशियन मिशन है ये भी एक PMSTIAC, ठीक है, इसका ही एक प्रोजेक्ट है, जिसको बेसिकली क्या है कि जो डीप ओशंस हैं, ताकि ब्लू फ्रंटियर को, ब्लू पार्ट को, ओशंस को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर पाएँ और उसे हम और ज़्यादा समझ पाएँ, एक्सप्लोर कर पाएँ, इसलिए ये मिशन को बनाया गया है। ठीक है, and the information from the mission will address issues arising from long term changes in the ocean due to climate change। okay, climate change से जो further जो consequences हैं उसको डील करना, उसका क्लाइमेट चेंज से ओशन बेड पे, ओशन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको रीड करना, ये सभी डीप ओशन मिशन का वर्क है। ठीक है, ये जो है मिशन it will focus towards the area, cover the development of technologies for deep sea exploration and exploitation of living and non-living resources। okay, development of underwater vehicles and underwater robotics इसको भी प्रमोट करेगा। साथ ही साथ जो ओशन क्लाइमेट चेंज है उसकी जो एडवाइजरी सर्विसेज है उसका भी ये डेवलपमेंट करेगा। साथ ही साथ जितने भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहे हैं या फिर जो कंजर्वेशनल मेथड हम यूज़ कर रहे हैं ताकि मेरीन बायो रिसोर्सेज को बचा सके, उसके लिए भी है ये डीप ओशन मिशन। एंड दिस इज़ फॉर ऑफशोर बेस्ड डिसैलिनेशन टेक्निक्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन। आज की जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट न्यूज़ है, वो है 2D नैनोफ्लेक्स। नैनोफ्लेक्स जो कि हेमेटीन का नैनोफ्लेक्स है,
ठीक है, वो उसे साइंटिस्ट ने रिसर्चेस के बाद ये पाया है कि वो दैट इज़ वेरी कैपेबल टू विथ स्टैंड एंड इट एक्ट्स एज ए शील्ड फ्रॉम हाई लेज़र इंटेंसिटीज़। ठीक है, मतलब ये हाई लेज़र इंटेंसिटीज़ को के साथ डील करने में, उनके साथ वर्क करने में, उनको सहने में ये बहुत सक्षम पाया गया है। ठीक है, इसलिए इसका जो यूज़ है वो डिवाइसेस जैसे कि ऑप्टिकल लिमिटर्स के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि जो भी सेंसिटिव ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको बनाने के लिए, ताकि क्योंकि लाइट इंड्यूस डैमेज से उनको बचाने के लिए इसका यूज़ एज ए ऑप्टिकल लिमिटर्स में किया जाएगा। ठीक है, रेडिएशन फ्रॉम लेज़र सोर्सेज इज़ हाईली कंसनट्रेटेड एंड पावरफुल। ठीक है, एंड कैन बी डेट्रीमेंटल टू सेंसिटिव इक्विपमेंट सच एज सेंसर, डिटेक्टर एंड अदर ऑप्टिकल डिवाइसेस। तो उसमें भी ये जो अदर सेंसिटिव इक्विपमेंट्स हैं, सेंसर, डिटेक्टर और दूसरे बाकी ऑप्टिकल डिवाइसेस, तो उनको ये उन पे जो लेज़र सोर्सेज का जो रेडिएशंस है उस रेडिएशन से ये बचाएगा। ठीक है, व्हेन द इनपुट इंटेंसिटी इंक्रीजेज ऑप्टिकल लिमिटर्स कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट पासेज थ्रू, देयर बाई प्रिवेंटिंग डैमेज टू द ऑप्टिकल कंपोनेंट। These devices are often useful in laser technologies, military telecommunications, aircraft and scientific research in several ways। ठीक है, रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि जो हेमेटीन का नैनो फ्लेक्स है वो बहुत ज़्यादा लेज़र इंटेंसिटी को सह सकता है, और एक ऑप्टिकल लिमिटिंग जो ग्रीन लेज़र लाइट है लगभग 532 नैनोमीटर, तो उसको भी एमिट करने के लिए, साथ ही साथ ये जो हाई लीनियर ट्रांसमिशन को भी मेंटेन करता है अपनी लो इंटेंसिटी लाइट के साथ। ठीक है, बाकी और कुछ खास नहीं है यहाँ जानने के लिए। और जो इसका लेटरल डायमेंशन है वो 10 नैनोमीटर से कम बताया गया है, और प्रिपेयर्ड बाय अप्लाइंग अल्ट्रासोनिक वेव्स टू हेमेटाइट इन लिक्विड मीडियम की बात की जा रही है, ताकि जो एक डेफिनिट पीरियड टाइम के लिए ही ये एक्सफोलिएट कर सकता है 2D नैनोफ्लेक और हेमेटीन। ठीक है, हेमेटीन वर फाउंड टू बी हाईली स्टेबल, बार बार वही चीज़ें बता रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ताकि ये हाई इंटेंसिटी को बियर कर सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये इसे पाया गया है कि मतलब सर्टेन एनवायरनमेंट कंडीशंस के बाद भी इसको हम लॉन्ग टाइम के लिए इसको हम स्टेबल कंडीशन में ही इसको हम रख सकते हैं। ठीक है, वो ये दिखा रहा है कि इसके पास जो पोटेंशियल है वो बहुत ही ज़्यादा है एज ए ऑप्टिकल लिमिटर, और जो कि फ्यूचर एप्लीकेशंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड जय हिंद। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। ओके, बाय बाय।